हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड जीके फैक्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बातें करने वाले हैं, जिसका नाम है सूर्य। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और यहाँ से दोस्तों 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो तक बने रहना है, खासकर नए बच्चे जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक से हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बन जाते हैं आपके एग्जामों में, उन सब के बारे में हम डिटेल्स में बातें करेंगे। सूर्य की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। सौर कलंक किसे कहा जाता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। सौर ज्वाला किसे कहते हैं, इसके बारे में बातें करेंगे। और सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो बनते हैं आपके एग्जामों में, इन सब के बारे में हम डिटेल से बातें यहाँ पे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि सूर्य क्या है। तो दोस्तों, ध्यान रखना है आपको कि सूर्य दोस्तों एक तारा होता है। ठीक है, तो सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप आकाश की तरफ देखते हो रात में, को करोड़ों तारे दिखाई देते हैं। ठीक उन तारों की तरह सूर्य भी दोस्तों एक तारा है। आप सोचोगे सर सूर्य तारा कैसे होगा, क्योंकि सूर्य तो बहुत बड़ा हमें दिखाई देता है। दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा है। पृथ्वी की सबसे नजदीक में होने की वजह से सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है। इसी वजह से दोस्तों हमें लगता है कि सूर्य तारा नहीं है। लेकिन अगर हम जब रात में आकाश की तरफ देखते हैं तो करोड़ों तारे में छोटे छोटे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों उन सब तारों की तरह ही सूर्य भी एक तारा ही होता है। बस बड़ा इसलिए दिखाई देता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी और तारों की अपेक्षा बहुत कम है। इसी वजह से दोस्तों सूर्य बड़ा दिखाई देता है। तो आपको यहाँ से एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि सूर्य क्या है दोस्तों, एक तारा है। ठीक है, और दोस्तों सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। ध्यान रखिएगा, सूर्य क्या है दोस्तों? सौर मंडल का प्रधान, यानी कि सूर्य सौर मंडल का मुखिया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सूर्य के चारों ओर बाकी सब ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु और अन्य आकाशीय पिंड इस सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इसी वजह से दोस्तों सौर मंडल का इसको प्रधान माना गया है। ठीक है, तो सौर मंडल किसे कहते हैं दोस्तों? सौर मंडल जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले अन्य गैसीय पिंड होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, उल्कापिंड, धूमकेतु, अन्य आकाशीय पिंड जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो इसी के सम्मिलित रूप को दोस्तों, इसी के समूह को क्या कहा जाता है? सौर मंडल। और सौर मंडल में प्रधान कौन होता है दोस्तों? सूर्य। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सूर्य सौर मंडल का क्या है? प्रधान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। दोस्तों यह है हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेघना, जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ठीक है, जैसे आप फिगर में यहाँ पे देख पा रहे हो, ये दोस्तों ये हमारी आकाश गंगा है। और दोस्तों सूर्य आकाश गंगा के केंद्र से 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे एक कोने में स्थित है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का एक मात्रक होता है। जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब दूरी के मात्रक होते हैं। तो प्रकाश वर्ष भी दोस्तों दूरी का एक बहुत बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सूर्य हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेघना, जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, उसके केंद्र से 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे एक कोने में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। सूर्य भी पृथ्वी की तरह दो गति से गतिशील है, घूर्णन और परिक्रमण गति। दोस्तों ध्यान रखिएगा, घूर्णन और परिक्रमण गति सूर्य की भी होती है। जिस प्रकार पृथ्वी भी घूर्णन गति करती है, अपनी अक्ष पे घूमती है, उसी प्रकार सूर्य भी दोस्तों अपनी अक्ष पर घूमता रहता है। और जिस प्रकार पृथ्वी परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमण गति होती है सूर्य पृथ्वी की, उसी प्रकार सूर्य भी दोस्तों परिक्रमा करता रहता है दोस्तों हमारी आकाश गंगा के केंद्र की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूर्य भी दो गति से गतिशील होता है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। जैसे पृथ्वी भी दो गति से गतिशील है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। ठीक है, तो घूर्णन गति किसे कहा जाता है दोस्तों? अपने अक्ष पर ही लट्टू की तरह घूमना गति कहलाता है। ठीक है,
और परिक्रमण गति किसे कहा जाता है दोस्तों? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को केंद्र मान के उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे सूर्य दोस्तों इस आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ये परिक्रमण गति होती है सूर्य की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब बातें करते हैं दोस्तों आगे। सूर्य हमारी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर दोस्तों 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य जो दोस्तों जो परिक्रमा करता है आकाश गंगा के केंद्र की, वो दोस्तों किस गति से करता है? 250 किलोमीटर पर सेकंड। 250 किलोमीटर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में 250 किलोमीटर की गति से दोस्तों परिक्रमा करता रहता है हमारे आकाश गंगा के केंद्र की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य परिक्रमा जब करता है तो किस गति से करता है? तो आपको बताना है 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं आगे। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को दोस्तों लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी जो आकाश गंगा है, वो कितनी बड़ी है। दोस्तों सूर्य जिसकी गति इतनी विशाल है, जो एक सेकंड में 250 किलोमीटर चल जाता है, इतनी विशाल गति होने के बाद भी दोस्तों आकाश गंगा के केंद्र का एक चक्कर लगाने में उसको 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हम स्थित है दोस्तों, वो कितनी बड़ी है। ठीक है, तो दोस्तों 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है सूर्य को हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में। ठीक है, और इसी को दोस्तों एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि ब्रह्मांड वर्ष का क्या मतलब है, तो ब्रह्मांड वर्ष का मतलब है दोस्तों जब सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगाता है, तो उसी को दोस्तों ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको राइट आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। सूर्य दोस्तों अपने अक्ष पे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो सूर्य की रोटेशन क्या होती है? जब सूर्य रोटेशन में होता है, जब खुद का ही चक्कर लगाता है, तो उसकी दिशा क्या होती है दोस्तों? तो पूर्व से पश्चिम की ओर। दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो कुछ नोट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वन लाइनर क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। तो आपको कुछ नोट पॉइंट्स भी ध्यान रखना है। जैसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पर है कि सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी दोस्तों 14.98 करोड़ किलोमीटर है। 14.98 करोड़ मतलब 14 करोड़ 98 लाख करोड़ मीटर, सॉरी 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है। ठीक है, तो सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी अगर आपसे पूछी जाए तो आपको बताना है कि 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है, जिसको दोस्तों हम अमूमन बोलते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, जो ये दूरी औसत दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर, दोस्तों ये एक स्थिति में ये दूरी ज्यादा हो जाती है और एक स्थिति में दोस्तों ये दूरी कम हो जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपने सुना होगा अपसोर या उपसोर के बारे में। ठीक है, इन दो कंडीशन के बारे में आपने जरूर सुना होगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों अब उपसोर कंडीशन क्या होती है? जब दोस्तों सूर्य पृथ्वी के नजदीक आ जाता है, औसत दूरी तो दोस्तों 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है, लेकिन जैसे ही उपसोर की कंडीशन होती है तो दोस्तों ये दूरी कम हो जाती है, अर्थात सूर्य और पृथ्वी आपस में पास आ जाते हैं, तो वो उपसोर की कंडीशन कहलाती है। और दोस्तों कब होता है? ये 3 मार्च को होता है। ध्यान रखिएगा, कब होता है दोस्तों? 3 मार्च को होता है। अब दोस्तों ये दूरी आपकी बढ़ भी जाती है। कैसे बढ़ती है दोस्तों? कब बढ़ती है, किस कंडीशन में बढ़ती है? दोस्तों जब अपसोर की कंडीशन होती है। तो दोस्तों एक उपसोर होता है जिसे हम एपीहीलियन के नाम से जानते हैं, एक अपसोर होता है जिसे हम पेरीहीलियन के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो एपीहीलियन जब कंडीशन आती है, उपसोर कंडीशन आती है 3 मार्च को, तो ये दूरी कम हो जाती है। जो 14.98 करोड़ किलोमीटर औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, ये दूरी कम हो जाती है। लेकिन पेरीहीलियन की कंडीशन में जब अपसोर की कंडीशन आती है तो दोस्तों 4 जुलाई को दोस्तों अपसोर की कंडीशन आती है। ध्यान रखिएगा, लिख लेना इस बात को, क्वेश्चन बन सकता है कि अपसोर की कंडीशन कब होती है दोस्तों? तो 4 जुलाई को। क्या होता है दोस्तों? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ जाती है। औसत दूरी तो दोस्तों 14.98 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन इनकी दूरी बढ़कर दोस्तों 15 करोड़ प्लस हो जाती है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। सूर्य का दोस्तों व्यास कितना होता है दोस्तों? 13,92,000 किलोमीटर तक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं सूर्य बना रहा हूँ आपके सामने, ये सूर्य है, तो इसका व्यास कितना है दोस्तों? इसका ये व्यास कितना है? तो दोस्तों ये कितना है? ये 13,92,000 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य का व्यास कितना है, तो 13,92,000 किलोमीटर तक है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो सूर्य अपने अक्ष पर दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये मैंने आपसे पहले भी बताया था आपको कि जो सूर्य अपने अक्ष पर दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो ध्यान रखिएगा सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। तो कहने का ये मतलब है कि जो सूर्य है वो दोस्तों पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। कहने का ये मतलब है कि सूर्य में हम हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह को हम 109 हम सूर्य में समा सकते हैं। सूर्य इतना बड़ा है। अगर हमारी पृथ्वी जैसा ग्रह अगर 109 आपस में जुड़ जाए तब जाके एक सूर्य का आकार बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सूर्य कितना बड़ा है पृथ्वी से दोस्तों? लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य की ऊर्जा दोस्तों नाभिकीय संलयन, जिसे दोस्तों हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, इससे उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है दोस्तों? इसमें दोस्तों जो हाइड्रोजन होते हैं वे छोटे छोटे हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं आपस में मिलकर दोस्तों हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और तभी जाके दोस्तों नाभिकीय संलयन होता है और वहां से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, जब भी दोस्तों सूर्य से हीट निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो सूर्य की जो ऊर्जा निकलती है दोस्तों नाभिकीय संलयन से निकलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, आपसे पूछ लिया जाता है कि सूर्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण गैसें पाई जाती है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों नाइट्रोजन सूर्य में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली गैस है। इसका अगर प्रतिशत में मात्रा बताएं तो 71% इसका मात्रा होता है दोस्तों। दूसरे नंबर पे दोस्तों हीलियम सूर्य में दूसरे स्तर पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, तो 26.5% इसकी मात्रा होती है। और अन्य तत्व भी पाए जाते हैं जिनका प्रतिशत में मात्रा है दोस्तों 2.5%। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं, इसी वजह से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे। दोस्तों अभी तक हमने इस टॉपिक से जो वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं उन सभी के बारे में बात करी। अब सूर्य की संरचना के बारे में बात करते हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी वजह से आपको जो जो बताया जाए वो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं सूर्य की संरचना के बारे में। तो दोस्तों सूर्य की संरचना को 6 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 3 आंतरिक भाग होते हैं और 3 बाह्य भाग होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कि 3 आंतरिक भाग कौन से होते हैं और 3 बाह्य भाग कौन से होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 3 आंतरिक भाग के बारे में। तो क्रोड सूर्य का सबसे आंतरिक भाग होता है। ठीक है, क्रोड क्या होता है दोस्तों? सूर्य का सबसे आंतरिक भाग, और क्रोड को ही हम कोर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सूर्य का सबसे आंतरिक भाग क्रोड होता है और सूर्य का दूसरा आंतरिक भाग दोस्तों विकिरण मंडल होता है, जिसे हम रेडिएटिव जोन भी बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो सूर्य का सबसे आंतरिक भाग जो होता है दोस्तों वो क्रोड होता है और दूसरा आंतरिक भाग विकिरण मंडल होगा और तीसरा आंतरिक भाग दोस्तों संवहन मंडल होता है। ध्यान रखिएगा तीसरा आंतरिक भाग क्या होता है? संवहन मंडल, जिसे हम कनेक्टिव जोन भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये दोस्तों 3 आंतरिक भाग होते हैं सूर्य के, क्रोड, विकिरण मंडल और संवहन मंडल। ये तीनों आंतरिक भाग होते हैं सूर्य के। अब बात करते हैं दोस्तों सूर्य के बाह्य भाग के बारे में, अर्थात बाहरी भाग के बारे में। तो दोस्तों क्रीट सूर्य का सबसे भारी भाग होता है, जिसे हम दोस्तों कोरोना के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, सूर्य का दूसरा भारी भाग होता है दोस्तों वर्ण मंडल, जिसे अंग्रेजी में क्रोमोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वर्ण मंडल सूर्य का दूसरा भारी भाग होता है और सूर्य का तीसरा भारी भाग प्रकाश मंडल होता है, जिसे हम फोटोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोस्तों 3 बाह्य भाग होते हैं, क्रीट, वर्ण मंडल, प्रकाश मंडल, और 3 आंतरिक भाग होते हैं, क्रोड, विकिरण मंडल और संवहन मंडल। तो दोस्तों इस फिगर से हमने सूर्य की संरचना के 6 भाग
कौन कौन से होते हैं इन सबके बारे में बात करी। अब दोस्तों इन्हीं भाग को हम क्या करते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अब हमें इनको डिटेल से पढ़ना होगा एक एक करके। चलिए दोस्तों, अब हम सूर्य का सबसे पहला भाग, सबसे पहला आंतरिक भाग के बारे में बात करेंगे, क्रोड़ के बारे में। तो दोस्तों क्रोड़ सूर्य का सबसे आंतरिक भाग होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्रोड़ क्या है दोस्तों, सूर्य का सबसे आंतरिक भाग। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड़ कहलाता है, क्योंकि दोस्तों सूर्य के केंद्र में ही क्रोड़ भाग होता है, ठीक है, तो सूर्य का जो केंद्र है वो ही क्रोड़ भाग होता है। तो दोस्तों इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, सूर्य का पावर हाउस कहा जाता है। तो इस क्रोड़ भाग को सूर्य का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहीं पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जहां से ऊर्जा यहाँ से उत्सर्जित होती है, ठीक है, तो यहाँ से ऊर्जा सूर्य को मिलती है। इसी वजह से सूर्य का पावर हाउस किसे कहा जाता है, क्रोड़ को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों इस केंद्र में तापमान जो होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सूर्य का जो आंतरिक भाग होता है क्रोड़, उसमें तापमान कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे दोस्तों यहाँ पर सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं, ना तो ये द्रव होते हैं, ना ठोस होते हैं, ना गैसीय अवस्था में होते हैं। प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे तापमान ही बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि क्रोड़ में सबसे ज्यादा तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके कारण दोस्तों यहाँ प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहीं पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। मैंने आपको बताया था अभी कि इसी क्रोड़ भाग में, सूर्य के सबसे आंतरिक भाग क्रोड़ में ही नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन के छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, जहां से दोस्तों ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जहां से ऊर्जा मिलती है सूर्य को। तो इसी वजह से दोस्तों क्रोड़ को सूर्य का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अभिक्रिया होती है नाभिकीय संलयन की। तो दोस्तों ये था सूर्य का सबसे आंतरिक भाग क्रोड़, इसके बारे में हमने अच्छे से जाना। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे आंतरिक भाग विकिरण मंडल के बारे में। दोस्तों सूर्य का दूसरा आंतरिक भाग विकिरण मंडल होता है, जिसे हम रेडिएटिव जोन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों सूर्य का यह विकिरण मंडल क्रोड़ को चारों ओर से ढके हुए है। ध्यान रखिएगा, क्रोड़ जो होता है दोस्तों वो सूर्य के केंद्र में होता है, और जो विकिरण मंडल होता है वो सूर्य का दूसरा भाग होता है। इसी वजह से विकिरण मंडल सूर्य के क्रोड़ भाग को ढके हुए है, ठीक है। और दोस्तों क्रोड़ से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो आगे बढ़ते हुए विकिरण मंडल में प्रवेश करती है विद्युतीय चुंबकीय विकिरण के रूप में। ध्यान रखिएगा, क्रोड़ में दोस्तों नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जहां से ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और वो ऊर्जा क्रोड़ से निकलने के बाद विकिरण मंडल में प्रवेश करती है विद्युतीय चुंबकीय विकिरणों के रूप में। और दोस्तों इसी मंडल से विद्युतीय चुंबकीय विकिरणें निकलती है, जैसे एक्सरे, गामा किरणें, फोटोन। ये दोस्तों काफी हानिकारक मतलब विकिरणें होती है, जो अगर पृथ्वी पे डायरेक्ट अगर आ जाती है तो दोस्तों सभी जीव जंतु का विनाश हो जाएगा। इसी वजह से दोस्तों पृथ्वी की सतह पे ये डायरेक्ट नहीं आ पाती, क्योंकि हमारे वायुमंडल द्वारा, पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है उसमें एक ओजोन परत होती है दोस्तों, आपने सुना होगा ओजोन मंडल होता है। उस ओजोन परत के द्वारा दोस्तों क्या होता है, इन सभी हानिकारक गैसों को अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण बस ये पृथ्वी की सतह पे नहीं आ पाती। तो ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक गैसें होती है, जैसे एक्सरे, गामा किरणें, फोटोन, ये कौन से भाग से निकलती है, सूर्य का कौन सा आंतरिक भाग होता है जिससे ये निकलती है, तो विकिरण मंडल से निकलती है। ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं सूर्य का तीसरा आंतरिक भाग संवहन मंडल के बारे में। तो सूर्य का तीसरा आंतरिक भाग होता है संवहन मंडल, और यहीं से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। ध्यान रखिएगा, संवहन मंडल से दोस्तों ऊर्जा का आगे संवहन होता है, तो इसी वजह से संवहन मंडल इसको नाम दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों इस मंडल में हाइड्रोजन के सेल्स पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आप देख पा रहे हैं फिगर में, ये दोस्तों हाइड्रोजन के सेल्स पाए जाते हैं इसी मंडल में, ठीक है। क्रोड़ से ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्रोड़ से ऊर्जा निकलते हुए विकिरण मंडल में प्रवेश करती है, फिर विकिरण मंडल से आगे बढ़ती है, संवहन मंडल में आती है, और संवहन मंडल में आने के बाद दोस्तों वो ऊर्जा
सेल्स के बीच में से उनका संवहन होता है, ध्यान रखिएगा। तो सेल्स के बीच में से ऊर्जा का संवहन होता है इस मंडल में, इसी वजह से उसको संवहन मंडल नाम दिया गया है। ठीक है। अब दोस्तों अभी तक हमने सूर्य के आंतरिक भागों के बारे में बात करी, जो 3 भाग होते हैं, क्रोड़, विकिरण मंडल और संवहन मंडल। अब दोस्तों हम बात करते हैं सूर्य के बाहरी भाग के बारे में। तो दोस्तों सूर्य का जो बाहरी भाग है, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों प्रकाश मंडल के बारे में। ये दोस्तों सूर्य का तीसरा बाहरी भाग होता है। ठीक है। तो दोस्तों यह सूर्य का भाग वह भाग है दोस्तों जो हमें दिखाई देता है, इसी वजह से दोस्तों दृश्य भाग इसे कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है, तो आपको आंसर देना है प्रकाश मंडल। दोस्तों यही ऐसा भाग होता है सूर्य का जो हमें दिखाई देता है। ठीक है। और दोस्तों इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सूर्य का वह कौन सा भाग है जो हमें दिखाई देता है, तो आपको आंसर देना है प्रकाश मंडल। और इसमें कितना टेम्परेचर होता है, कितना तापमान होता है, यहाँ पे 6000 सेल्सियस होता है। तो दोस्तों प्रकाश मंडल के साथ साथ हमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, सौर कलंक के बारे में। तो चलिए दोस्तों सौर कलंक के बारे में बातें करते हैं कि सौर कलंक किसे कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें दोस्तों सौर कहा जाता है। दोस्तों आपको पता है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती रहती है और वहां से ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, और इसी वजह से दोस्तों प्रकाश मंडल से ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। और इसी वजह से दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे कुछ काले धब्बे पड़ जाते हैं इसी मंडल पे, उसी को दोस्तों सौर कलंक कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, ये कुछ काले धब्बे पड़ जाते हैं इसी मंडल पे, तो इन्हीं को दोस्तों सौर कलंक कहा जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि जो काले धब्बे बन जाते हैं, इनका जो तापमान होता है दोस्तों वो 4000 सेल्सियस से यहाँ पे 1500 सेल्सियस, मैंने 15000 लिखा हुआ है, गलत है, 1500 सेल्सियस तक होता है। ठीक है। तो जो सौर कलंक होते हैं दोस्तों, उनका टेम्परेचर कितना होता है, वो 4000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर हम प्रकाश मंडल के टेम्परेचर से कंपेयर करें तो अपेक्षाकृत इनका बहुत कम होता है, क्योंकि प्रकाश मंडल का 6000 होता है, लेकिन इनका होता है दोस्तों 4000 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। सौर कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र में दोस्तों वृद्धि या कमी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सौर कलंकों की संख्या में दोस्तों लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि या कमी होती है, और इसी को दोस्तों सौर चक्र कहा जाता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या जाना, प्रकाश मंडल में हमने क्या जाना दोस्तों, प्रकाश मंडल में हमने जाना कि प्रकाश मंडल वह भाग होता है सूर्य का जो हमें दिखाई देता है, इसी वजह से दोस्तों उसको दृश्य भाग कहा जाता है। और हमने ये देखा कि इसका जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अब सौर कलंक में हमने ये पढ़ा है कि सौर कलंक किसे कहते हैं दोस्तों, कुछ काले धब्बे पड़ जाते हैं प्रकाश मंडल पे, उन्हीं को सौर कलंक कहा जाता है। क्यों पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है, जिसके कारणवश ये कुछ काले धब्बे यहाँ पे पड़ जाते हैं। तो ध्यान रखिए। और इन कालो धब्बों का जो टेम्परेचर होता है वो 4000 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है। और ये भी हमने पढ़ा है कि सौर कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि या कमी होती है। ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं सूर्य के दूसरी बाहरी भाग के बारे में, जिसे हम दोस्तों वर्णमंडल कहते हैं। तो सूर्य का दूसरा बाहरी भाग वर्णमंडल, जिसको क्रोमोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है इसको कि प्रकाश मंडल के ऊपर का जो आवरण होता है, प्रकाश मंडल के जो ऊपर का जो लेयर होता है, जो आवरण होता है, उसे क्या बोलते हैं, वर्णमंडल कहते हैं। और दोस्तों इसी को सूर्य का वायुमंडल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि सूर्य का वह कौन सा भाग है जिसको सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है, तो वर्णमंडल आपका आंसर होना चाहिए। और प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण होता है वर्णमंडल, जैसे फिगर में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है। अब दोस्तों साथ ही हमें सौर ज्वाला के बारे में भी पता होना चाहिए। सौर ज्वाला क्या होता है, तो दोस्तों आपको पता है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती रहती है, जिसके कारण वर्ष सूर्य की सतह पे दोस्तों विस्फोट होते रहते हैं, और उन विस्फोट से दोस्तों अत्यधिक मात्रा में सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो लपटों के समान दिखाई देती है। उन्हीं को दोस्तों क्या बोला जाता है, सौर ज्वाला बोला जाता है। ठीक है। तो आपको पता है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिसके कारण वह दोस्तों सूर्य की सतह पे विस्फोट होते रहते हैं, और इन्हीं विस्फोट से दोस्तों अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो लपटों के समान दिखाई देती है, उन्हें हम सौर ज्वाला कहते हैं।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में ध्यान रखना है कि ऑरोरा किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑरोरा के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जो सौर ज्वाला होते हैं, सौर ज्वाला मतलब जब सूर्य की सतह पर विस्फोट होते हैं तो अत्यधिक मात्रा में वहां पे ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को सौर ज्वाला कहते हैं। तो सौर ज्वाला दोस्तों जैसे ही दोस्तों सौर ज्वाला जो होते हैं वो पृथ्वी में प्रवेश करने लगते हैं, लेकिन वे पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि दोस्तों जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है वो उनको अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देता। अब दोस्तों ये पृथ्वी तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में ये घर्षण जरूर करते हैं। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे एक रोशनी उत्पन्न होती है। इसी रोशनी को दोस्तों क्या बोला जाता है, ऑरोरा। तो ऑरोरा किसे बोला जाता है, सौर ज्वाला पृथ्वी की सतह पे प्रवेश करने लगते हैं लेकिन सतह तक नहीं जा पाते। अब ये क्या करते हैं दोस्तों, जो वायुमंडल होता है हमारा पृथ्वी का, वो इनको मतलब प्रवेश नहीं करने देता। इस सौर ज्वाला लपटों को दोस्तों पृथ्वी का वायुमंडल प्रवेश नहीं करने देता, लेकिन ये घर्षण करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल से। और इसी के कारण दोस्तों क्या होता है कि एक रोशनी उत्पन्न होती है, एक रोशनी दिखाई देती है जिसको हम ऑरोरा बोलते हैं। अगर दोस्तों ये रोशनी उत्तरी ध्रुव में दिखाई दे तो उसको दोस्तों ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव में दिखने के कारण दोस्तों उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस। अगर यही रोशनी दोस्तों दक्षिणी ध्रुव में दिखाई देती है तो इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी क्वेश्चन मतलब इनसे भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं सूर्य के सबसे बाहरी भाग के बारे में, क्रीट के बारे में। क्रीट को कोरोना भी कहा जाता है, और ये कोरोना कोई बीमारी वाला कोरोना नहीं है दोस्तों। ये कोरोना दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है क्राउन। क्राउन मतलब मुकुट। तो इसी को दोस्तों सूर्य का मुकुट कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि सूर्य का ऐसा कौन सा भाग है जो सूर्य का मुकुट कहलाता है, तो दोस्तों क्रीट सूर्य का मुकुट कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों सूर्य का यह जो भाग होता है वो सबसे बाहरी भाग होता है। यहाँ पे भारी नहीं है, ये बाहरी नहीं है बल्कि बाहरी भाग है। ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये बाहरी भाग है सूर्य का। ठीक है, तो ये दोस्तों सूर्य का सबसे बाहरी परत होता है, सबसे बाहरी भाग होता है। और दोस्तों इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि सूर्य का वो भाग जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के एक समय ही सूर्य का वो भाग हमें दिखाई देता है, तो वो क्रीट होता है दोस्तों। क्रीट हमेशा कब दिखाई देता है, जब सूर्य ग्रहण होता है। क्रीट वाला भाग कब दिखाई देता है, जब सूर्य ग्रहण होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सभी पॉइंटों के बारे में बहुत अच्छे से बात करी, और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको सभी जो मैंने भाग बताए हैं, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और दोस्तों मैं इस टॉपिक से टेस्ट भी रखूंगा, लेकिन टेस्ट मैं अगले आने वाली वीडियो में रखूंगा, जहाँ पे मैं सौर मंडल को कवर कराऊंगा आपको। और सौर मंडल में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे वहां पे उस वाली वीडियो में मैं इसका टेस्ट रखूंगा। तो वहां पे आपको उस टॉपिक को भी कवर करना है और फाइनल में जाके दोस्तों आपको टेस्ट भी देना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। हमसे जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।